हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारे सर्कल के सेकंड क्लास के अंदर। तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कोनिक सेक्शन करके टॉपिक स्टार्ट किया था और तब मैंने बताया था कि कोनिक सेक्शन के अंदर वी हैव गॉट 4 मेजर टॉपिक्स और वो टॉपिक्स है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इन्हीं को हम लोग कोनिक सेक्शंस टॉपिक के अंदर रखते हैं और एग्जाम में एनडीए के पेपर में अगर इसकी वेटेज की बात करें तो सर्कल अकेला ही 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता है और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला मिला के 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। और सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का जो एप्लीकेशन है वो तुम्हें 2 चैप्टर में और देखने को मिल सकता है। एक तो तुम्हारा हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और दूसरा हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व्स। और इसके कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में भी व्हाइल फॉर्मिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने सर्कल स्टार्ट किया था और सर्कल के बेसिक थ्योरी इंट्रोडक्शन के बाद उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात किया था। मैंने ये बताया था कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड व्हाट इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन फॉर अ सर्कल। और उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से किस तरह से हम लोग सेंटर और रेडियस के कैलकुलेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ रेडियस की वैल्यू को देख के किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर्कल किस टाइप का है। इसके अलावा किसी भी सर्कल के इक्वेशन से हम लोग किस तरह से एक्स इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल एंड वाई इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में बात किया था। और सबसे लास्ट में हमारे सर्कल का तीसरा फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म, इसकी डेरिवेशन के साथ में मैंने इसका कंसेप्ट तुम लोग को बताया। तो आज सर्कल चैप्टर को हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे और आज का जो हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा टेंजेंट्स। तुम्हारे पेपर में टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो इस थ्योरी के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आएगा एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। अब मैंने ये लिख तो दिया है बट इसका आंसर स्पेसिफिक तुम अभी नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको मिल सकता है जिसमें वो तुमको क्या करेगा, एक पॉइंट से दैट पॉइंट इज P कोऑर्डिनेट वाइज तुमको दे देगा और साथ ही साथ एक सर्कल का इक्वेशन। अब सर्कल का इक्वेशन ज्यादातर वो क्या करता है, सेकेंड डिग्री फॉर्म में ही देता है। तो सपोज कर लेते हैं S फॉर सर्कल, उसकी इक्वेशन वो तुमको दे देगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब जो भी पॉइंट तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा काम क्या है, यह पता करना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम इस गिवन सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कई बार बच्चे बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं सर 2, 1, 0 इनफाइनाइट, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि कौन सा पॉइंट कहां है ये जाने बिना सर्कल के रेस्पेक्ट में तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो पहला स्टेप यही होता है कि जो भी पॉइंट या जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको दिख रहा है एक्स और वाई का, उसको उठा के तुम्हें सर्कल के इक्वेशन में पुट करने की जरूरत है। दैट मींस स्टेप नंबर 1, पुट P इन S। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास में जो भी वैल्यू S की आएगी वो या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल्स टू 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी। इसको छोड़ के कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब तुमने क्या किया, इस पॉइंट x1 y1 को इस सर्कल के इक्वेशन में जहां जहां पे भी xy है वहां पे पुट कर दिया। अब होगा क्या, इससे 3 ही चीज की पॉसिबिलिटी है, या तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी जिसको हम ग्रेटर देन 0 कह रहे हैं, या फिर इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, या फिर नेगेटिव आएगी जो कि लेस देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है। और जब कोई पॉइंट सर्कल के बाहर होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट्स जो तुम ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम वो 2 ही होंगे। ये हमेशा याद रखना कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ऑलवेज ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल और वो दोनों टेंजेंट्स लेंथ वाइज इक्वल होंगे। उसकी अलग से थ्योरी होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फॉर द टाइम बिंग तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है
कि whenever your point P is lying outside the circle, तो maximum tangents you can draw from that point is 2. लेकिन अगर पॉइंट को तुमने सर्कल के इक्वेशन में डाला और वो इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट मींस पॉइंट P इज ऑन द सर्कल. और अगर पॉइंट P ऑन द सर्कल है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. मतलब फर्स्ट केस आउटसाइड के लिए 2, ऑन द सर्कल के लिए ओनली 1. और अब तुम खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर तुम्हारा पॉइंट पुट करने के बाद s की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो जाती है, दैट मींस तुम्हारा पॉइंट जो है P वो इनसाइड द सर्कल है. और जब पॉइंट P इनसाइड द सर्कल है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेंजेंट, दैट मींस आंसर इन दिस केस विल बी 0. तो ये था तुम्हारा टाइप 1 क्वेश्चन, जो कि कई बार एग्जामिनर तुमको पूछ देता है पेपर में बाय गिविंग अ पॉइंट एंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से तुम्हें फॉलो अप लेना है. अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट केस की. फर्स्ट केस में मैंने ये बोला कि सपोज कर लो तुमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल के इक्वेशन के अंदर पुट किया और वो तुम्हें एक पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 वैल्यू दिखा रहा है, तो पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल लाई करता है. अब इस आउटसाइड सर्कल से तुम किसी भी सर्कल के लिए कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो ऑलवेज 2. तो ये रहा पहला टेंजेंट, ये रहा दूसरा टेंजेंट. तो स्टेप नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 हमें ये कहता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. मतलब अगर तुम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये दोनों टेंजेंट लेंथ वाइज हमेशा आपस में इक्वल होंगे. दूसरा थ्योरम, सेंटर के साथ अगर तुम इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हो तो ये फॉर्म करता है रेडियस. मतलब जो भी टेंजेंट है वो सर्कल को जहां पे टच कर रही है, जैसे यहां A और यहां B, तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और रेडियस क्या करता है, टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये हमारा दूसरा थ्योरम हो गया कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब इसका तीसरा और आखिरी थ्योरम क्या कहता है कि सेंटर को अगर मैं उस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं जहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो ये जो ओपी लाइन है दैट विल बाइसेक्ट दिस एंटायर एंगल. दैट मींस ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर फॉर दिस एंगल एपीबी. तो इस हिसाब से हमारा तीसरा थ्योरम हमें ये कहता है कि एंगल एपीओ विल बी इक्वल्स टू एंगल बीपीओ. अब ये तीनों बातें तुम्हें याद रखना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट पड़े. वैसे तो अभी तक हमने सिर्फ टाइप 1 क्वेश्चन देखा है टेंजेंट का, बट उसी को करने के लिए कई बार एग्जामिनर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे सकता है जहां पे इन थ्योरम्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी. तो आई थिंक फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंजेंट्स तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है. अब हम लोग मूव करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ. टाइप 2 क्वेश्चन क्या करता है, वो तुमको एक लाइन की इक्वेशन दे देगा. जैसे पिछले केस में उसने तुम्हें लाइन के जगह पॉइंट दिया था, अब वो तुमको एक लाइन की इक्वेशन देगा जो कि L से डिनोट करके मैं लिख रहा हूं ax प्लस by प्लस c. मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हटा के उसकी नेमिंग कर दी है L. और साथ में सर्कल की इक्वेशन डेफिनेटली तुमको मिलेगी s, इसलिए से मैंने 0 हटा दिया है और अब मैं इसको लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. और ये दोनों इक्वेशन तुम्हारे लिए नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, और सर्कल का सेकंड डिग्री फॉर्म तो हमने पिछले क्लास में ही डिस्कस किया है. नाउ क्वेश्चन इज कि ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी या नहीं करेगी. दैट मींस इसका हेडिंग क्या हो गया, टू डिसाइड whether a given line is tangent to a circle or not. is tangent or not. और not पे क्या हो सकता है ये भी हम लोग देख लेंगे. तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा फिगर इमेजिन करना है. सोचो तुम्हारे पास ये सर्कल है और एक लाइन है जिसको तुम टेंजेंट कह रहे हो, तो सीधी सी बात है ये लाइन सर्कल को एक पॉइंट में टच करते हुए चली जाएगी. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लाइन ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है. नाउ हाउ यू विल डिसाइड, क्योंकि फिगर ना तो सर्कल का दिया होगा ना लाइन का दिया होगा. तो सबसे पहला काम क्या करना है,
सर्कल की जो इक्वेशन होगी उसके अंदर से निकाल लो अपना सेंटर। ये मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ, आई होप यू पीपल रिमेंबर। सेंटर जो है वो होता है माइनस जी माइनस एफ, और एक बार सेंटर मिल जाए तो दूसरा काम हमेशा ही कर लिया करो, भले ही बोला हो या ना बोला हो, रेडियस निकालो। रेडियस यही होगी अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, उसके बाद जो काम करना है वो जरा ध्यान से सुनना। सपोज कर लेते हैं ये एम पॉइंट है, तो ये तो तुमको रेडियस की वैल्यू दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखो कि अगर मैं इस सेंटर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से नाप लूं और वो मेरे रेडियस के इक्वल आ जाए सर्कल के, तो आई कैन डायरेक्टली एज्यूम कि तुम्हारा लाइन जो है वो टेंजेंट है। तो बात यह है कि रेडियस निकालने का तो फॉर्मूला है, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर फ्रॉम दिस गिवन लाइन, तो उसके लिए भी हमने 2D में एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक कंसेप्ट पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहां यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था कि जिस पॉइंट से जिस भी लाइन का तुम डिस्टेंस नापना चाहते हो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो। अब जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा लाइन है, कैपिटल कर देते हैं, रुको एक सेकंड, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल यूज किया हुआ है, तो इसको कैपिटल कर देते हैं। लाइन की इक्वेशन हमारी थी ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, और सेंटर हमने निकाल लिया था माइनस जी माइनस एफ। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेट अवे सेंटर के कोऑर्डिनेट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया, साथ में मॉडुलस लगा दिया, अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस नापने का। और हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं माइनस जी माइनस एफ, वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेंटर का डिस्टेंस इस गिवन लाइन से नाप रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या है कि अगर ये डिस्टेंस मेरे सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए, आई कैन सिंपली कंक्लूड इन दिस केस दैट माय गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। लेकिन अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी हो जाए, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो गिवन लाइन है वो सीकेंट है। फॉर्मूला तो वही है रेडियस का भी और डी का भी, लेकिन अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइन अंदर से जा रही है, और जब लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट में टच करते हुए अंदर से निकल रही है, तो उसको हम लोग सीकेंट कहते हैं। और लास्ट वाला केस जहां पे तुम देख सकते हो कि d इज ग्रेटर देन r, तो जब d ग्रेटर देन r है, तो हम लोग सिंपली ये लिख के छोड़ देंगे कि लाइन इज आउटसाइड द सर्कल। एंड आई होप तुम लोग को ये चीजें, ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हाउ टू डिसाइड वेदर द इक्वेशन ऑफ अ गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल इक्वेशन और नॉट। अब इसके अंदर आते हैं हमारा टाइप 3 क्वेश्चन, जो कि हमें सर्कल के अंदर, दो सर्कल के अंदर ये बताना सिखाएगा कि हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू गिवन सर्कल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जामिनर तुमको दो सर्कल की इक्वेशन दे देगा और वो तुमको बोलेगा कि ये बताओ कि इन दोनों सर्कल का नेचर क्या है। पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सर्कल कैसे हैं। तो पहले तो ये इमेजिनेशन में लाओ कि अगर तुम दो अलग अलग सर्कल्स बना रहे हो, अलग अलग का यहां मतलब है जिनके सेंटर्स भी अलग है और जिनका रेडियस भी अलग है, तो ये तुम कितने तरीके से बना सकते हो। और एक बार ये डिसाइड हो जाए तुम्हारे दिमाग में कि ये कितने तरीके से बन सकता है, तो वी हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स टू डिसाइड विच टाइप ऑफ केस इट इज। क्योंकि इसके अंदर में 6 केसेस होंगे, अभी मैं दिखाऊंगा कि हाउ 6 केसेस आर पॉसिबल व्हेन यू आर गिवन टू सर्कल्स इक्वेशन। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे फिगर को देख के कि कितने कॉमन टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इन दो सर्कल के लिए। तो हमारा जो टाइप 3 है वो है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो मैं ये हेडिंग यहां पे डाल दे रहा हूं, टाइप 3 क्वेश्चंस होता है कॉमन टेंजेंट्स। यहां पे तुमको कॉमन टेंजेंट्स कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं फॉर गिवन टू सर्कल्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो बदले में तुम्हें हमेशा दो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं ये दो सर्कल की इक्वेशन को S1 और S2 से डिनोट करते हुए यहां पे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 को हटा के मैंने S1 कर दिया है। चलो इक्वल्स टू 0 भी लगा देता हूं, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो सर्कल की इक्वेशन तुम्हें दे दी है। क्वेश्चन का हेडिंग है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर दीज टू सर्कल्स। तो सबसे पहले केस 1,
केस 1 में मैंने दोनों सर्कल को अलग अलग बना दिया, बट ध्यान रखना फिगर कभी भी क्वेश्चन पेपर में तुम्हें नहीं दिया हुआ होगा, तुम्हें दिया होगा तो सिर्फ दो सर्कल की इक्वेशन। अब उसको देख के तुम्हें डिसाइड करना है कि ये कैसे बन गया। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों सर्कल का सेंटर निकालना पड़ेगा। एंड आई होप क्लास में जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, उन्हें सर्कल के इक्वेशन से सेंटर तो निकालना आता ही होगा। जैसे मान लो हमने सेंटर 1 निकालना है, तो सेंटर 1 इस सर्कल के लिए -g1 -f1 होगा, और सेंटर 2 हो जाएगा -g2 -f2। अब उसके साथ साथ रेडियस भी निकालो, से दिस इज r1 एंड दिस इज r2। तो इसका तो फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है। अब इस केस को जब तुम ध्यान से देख रहे हो तो यू कैन क्लियरली सी कि C1 C2 दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। ध्यान रखना C1 C2 का मतलब इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस। तो C1 C2 एक डिस्टेंस है जिसको निकालने के लिए सिंस यू हैव योर सेंटर्स कोऑर्डिनेट यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो C1 C2 से तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मिल गया, रेडियस निकालने का फॉर्मूला अलग से तुम्हारे पास में है, दोनों रेडियस की वैल्यू को ऐड किया एंड यू फाइंड कि C1 C2 इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। तो यू कैन ऑलवेज कंक्लूड बाय सेइंग दैट इट इज द केस ऑफ नॉन टचिंग सर्कल। और नॉन टचिंग सर्कल जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, इस केस में टोटल कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, ये तो दो हो ही गए, दिख ही रहा था, एक 3 और एक ये 4, जिसमें से ये जो सीधे वाले हैं इनको हम लोग बोलते हैं डीसीटी। तो ये हो गए 2 डीसीटी। अब तुम पूछोगे डीसीटी क्या होता है? डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एंड सीटी फॉर कॉमन टेंजेंट, और दो तुम्हारे टीसीटी, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं टीसीटी। अब टीसीटी का मतलब टेढ़ा नहीं होता, टीसीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, या फिर इसका एक और वर्ड होता है इनडायरेक्ट, बट तुम लोग टी याद रखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में 2 डीसीटी हैं और 2 टीसीटी हैं, तो टोटल टेंजेंट्स अगर वो पूछ रहा है तो टोटल टेंजेंट्स आर 4। हाँ, अगर वो तुमसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू मांगता तो तुम 2 लिखते, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू मांगता तब भी 2 लिखते, लेकिन अगर उसका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो इट इज ऑलवेज 2 + 2 4। और देखना क्या है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से बड़ा होना चाहिए। आई होप इसके बाद जो बाकी 5 केसेस हैं उनके बारे में तुम अपने आप आइडिया लगा लोगे। ध्यान रखना मैं सिंगल सिंगल लेके कर रहा हूं ताकि तुम्हें ज्यादा क्लियरली समझ में आए। अब मेरा सेकंड केस है, इसमें दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब टच करने का मतलब क्या है कि सपोज कर लो तुमने फिर से एक बार दोनों सर्कल्स का सेंटर निकाल लिया, दोनों सर्कल्स के रेडियस की कैलकुलेशन कर ली और दोनों को ऐड भी कर दिया। Now, according to this figure, you can always say कि R1 plus R2 जो है वो सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बिल्कुल सेम आएगा। और जब ये केस होता है तो we can conclude by saying that it is my case of touching circle। और टचिंग सर्कल का मतलब क्या होता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एग्जैक्टली एक पॉइंट में टच कर रहे हैं, और वो कब पॉसिबल है? जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल हो जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि इस केस में कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? तो सीधी सी बात है, देखो पहला दूसरा, इन दोनों को जैसा कि मैं बता चुका हूं वी विल से 2 डीसीटी, और एक तुम बीच से निकाल सकते हो। नाउ दिस वन इज फन, दैट इज टीसीटी। मतलब 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगा, तो टोटल कॉमन टेंजेंट्स हो गए तुम्हारे 3। तो जब टचिंग सर्कल का केस होता है तो ऑलवेज रिमेंबर C1 C2 की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स की वैल्यू सम ऑफ द रेडियस के इक्वल हो जाती है, और उस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल है, 2 डीसीटी 1 टीसीटी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं तीसरे केस में। अब तीसरे वाला केस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टचिंग एंड इंटरसेक्टिंग। टचिंग का मतलब क्या होता है? टच, एक पॉइंट में टच, लेकिन इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है 2 पॉइंट। तो यहां पे तुम देख सकते हो कि दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। और जब इंटरसेक्टिंग सर्कल का केस होता है तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो फिगर में अपना सेंटर 1 और सेंटर 2 तुमने निकाल लिया, लेकिन इस बार रेडियस को सीधा सीधा ना लगा के ऐसे लगाओ, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। ये तुम आराम से विजुअलाइज कर सकते हो।
और अब सेंटर को ज्वाइन कर दो। तो व्हाट यू कैन सी हियर इज अ ट्रायंगल जिसके दो साइड्स हैं R1 एंड R2 और C1 C2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल दैट इज योर थर्ड साइड। तो हमने ट्रायंगल वाला चैप्टर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो वहां पे मैंने तुम लोग को एक थ्योरम बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। तो तुम इस कंडीशन को यहां पे अप्लाई कर सकते हो और यू कैन सी डायरेक्टली कि फर्स्ट केस में इफ यू रिमेंबर अभी तक हमने 3 केसेस किए हैं कॉमन टेंजेंट के। तो फर्स्ट केस में वी हैव फाउंड कि C1 C2 जो था वो R1 प्लस R2 से बड़ा आया था जिसको हमने नॉन टचिंग सर्कल बोला था। दूसरे केस में क्या हुआ C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर आ गया तो उसको मैंने टचिंग सर्कल बोला था। अब इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा C1 C2 यहां से देखो C1 C2 इज कमिंग लेस देन R1 प्लस R2। Now that is the indication कि तुम्हारा सर्कल जो है वो इंटरसेक्टिंग सर्कल है और जब तुम्हारा सर्कल इंटरसेक्टिंग तुमने प्रूफ कर दिया तो इसके अंदर एज यू कैन सी यू कैन फाइंड 2 DCT और इस केस में देयर इज नो चांस ऑफ ड्राइंग एनी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब तुम बोलो सर यहां से निकाल, अरे उसको निकालूंगा तो वो कॉर्ड बन जाएगा दैट इज टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। सो देयर इज नो चांस ऑफ ड्राइंग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इन दिस केस। तो अगर गलती से कभी किसी ने पूछ दिया कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने होंगे तो इस केस में 0 दैट मींस टोटल कॉमन टेंजेंट्स हो गए 2। तो ये तुम्हारे 3 केसेस हैं, ये तुमने इमेजिन कर लिया होगा। अब जो 3 केसेस हैं उनको जरा ध्यान से देखना क्योंकि वो शायद बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो चौथा केस कैसा होता है, चौथे केस में मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे और दूसरा सर्कल जब बनाया तो इन दोनों को इंटरनली एक पॉइंट में टच करा दिया लाइक दिस। अब ये केस बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं। बड़े वाले सर्कल का सेंटर मान लेते हैं C1, छोटे वाले सर्कल का सेंटर मान लेते हैं C2। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया R2 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो गया R1। अब अगर मैं इसको पूछूं कि ये कौन सी कैटेगरी ऑफ सर्कल्स है तो इसके लिए कोई फिक्स्ड नाम नहीं है। इसको हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, लेकिन कितने पॉइंट में, एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे तो ध्यान से इस फिगर को देखो। दिस इज C1 C2। तो C1 C2 की वैल्यू को मैं ऑब्टेन कर सकता हूं इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस लार्जर रेडियस दैट इज R1 and this smaller radius that is R2. That means in this case C1 C2 is equals to R1 minus R2। मतलब दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस अगर सेंटर के डिस्टेंस के साथ इक्वल हो जाए तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा फोर्थ केस है। और फोर्थ केस क्या है कि बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। और इस केस में जो टेंजेंट एक बनेगा वो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में बन सकता है। दैट मींस अगर नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई डीसीटी टीसीटी की बात नहीं होगी, यहाँ पे सीधा होगा कि देयर इज वन टेंजेंट पॉसिबल दैट इज द कॉमन टेंजेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्योंकि ये केस थोड़ा सा अलग केस है। अब देखो ऐसे केस आते तो नहीं है लेकिन अगर कभी आया तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस केस आल्सो। सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस के डिफरेंस के बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली दिस इज द केस। Both the circles are touching each other internally at exactly 1 point and in this case only one possible tangent is there। अच्छा अगला केस जो है जिसको फिफ्थ केस बोलेंगे उसके ऊपर हमारी एक डिटेल्ड थ्योरी है और वो थ्योरी होगी कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसके बारे में हम लोग बात अगली क्लास में करने वाले हैं। बट फिलहाल अगर तुम्हारे पास में दोनों सर्कल कंसेंट्रिक निकले तो कंसेंट्रिक के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो शायद रेयरली ही कभी ऐसा केस देगा कि उसने कंसेंट्रिक सर्कल दे दिया और तुमसे कॉमन टेंजेंट मांगा। और मान लो गलती से ऐसा होता भी है तो व्हाट वी नो अबाउट कंसेंट्रिक सर्कल इज दोस टू सर्कल्स हु हैव कॉमन सेंटर। उन सर्कल्स का सेंटर अगर कॉमन है तो सीधी सी बात है कि सेंटर अगर कॉमन हुआ तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब C1 और C2 तुम्हारा है ही नहीं, दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है अगर सेंटर सेम दिख गया तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा एंड दैट इज द केस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एंड हेंस टोटल कॉमन टेंजेंट्स इन दिस केस विल बिकम इक्वल्स टू 0। सवाल ही पैदा नहीं होता।
कैसे बनाओगे? कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं सकता क्योंकि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है और दोनों के सेंटर भी सेम। और इसी से मिलता जुलता तुम्हारा सिक्स्थ एंड फाइनल केस भी होता है। अब उस केस में क्या होगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर तो है लेकिन दोनों के सेंटर सेम नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा बन गया, मतलब सपोज कर लो वो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर है C1 और ये छोटा वाला सर्कल है इसका सर्कल का सेंटर है C2। तो यहां से लेके यहां तक हो गया R2 और यहां से लेके यहां तक हो गया R1। तो C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 और C1 C2 जब R1 माइनस R2 के डिफरेंस से छोटा आ जाए तो समझ जाना कि दिस इज द केस इन विच वन सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर सर्कल बट देयर सेंटर्स आर डिफरेंट। अब ये जो लास्ट के 3 केसेस थे इसमें मैंने थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा यूज किया है तो ध्यान रखना। तो फिफ्थ केस कंसेंट्रिक सर्कल का था लेकिन फोर्थ और ये सिक्स्थ केस में मैंने वर्डिंग्स यूज किए। तो इसमें मैंने बोला है कि वन सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर बट देयर सेंटर्स आर डिफरेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स एंड अगेन कॉमन टेंजेंट इस केस में हो जाएगा 0। नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉमन टेंजेंट। तो आज के क्लास के एंड तक जो भी हमने आज की क्लास में किया है अगर मैं उसको एक रिकैप कर दूं इन अ नटशेल तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने सिर्फ टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास में एक पॉइंट है और एक सर्कल की इक्वेशन है तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ सर्कल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। अगर पॉइंट पुट करने पे सर्कल की इक्वेशन तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब है कि पॉइंट सर्कल के बाहर है और बाहर है तो वहां से तुम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो जो कि लेंथ वाइज इक्वल होंगे। अगर पॉइंट पुट करने के बाद सर्कल की इक्वेशन एग्जैक्टली 0 वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब है कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। और अगर पॉइंट पुट करने के बाद सर्कल की इक्वेशन तुम्हें नेगेटिव वैल्यू दे रही है तो इसका मतलब है कि पॉइंट इनसाइड द सर्कल है एंड देयर इज नो सच टेंजेंट पॉसिबल। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और हमें पता करना होगा कि वेदर द गिवन लाइन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल और नॉट। तो सबसे पहला काम सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस ढूंढ लेंगे और सेंटर की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइंस इक्वेशन। अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाता है तो वी कैन सिंपली से कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। अगर छोटा आ जाता है तो गिवन लाइन इज अ सेकेंड टू द सर्कल, मतलब वो अंदर से जा रहा है। और अगर डिस्टेंस बड़ा आ जाता है रेडियस से दैट मींस लाइन इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। और उसके बाद हमने थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा कि अगर हमारे पास में 2 सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर द 2 सर्कल्स। केस नंबर 1 अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से बड़ा आ गया तो दैट इज अ केस ऑफ नॉन टचिंग सर्कल, दैट मींस 4 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर आ जाए तो दैट इज अ केस ऑफ टचिंग सर्कल, 3 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से छोटा आ जाए तो दैट इज अ केस ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल, 2 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। अगर वन सर्कल इज टचिंग ईच अदर internally at exactly one point, both the circles are touching each other internally at exactly one point, उस केस में सेंटर के बीच का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R1 माइनस R2। उस केस में सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों के सेंटर सेम है तो C1 C2 तो 0 हो जाएगा, कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। और सबसे आखिरी में कि अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है और दोनों का सेंटर अलग है, दोनों का रेडियस भी अलग है तो C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 होगा एंड इन दिस केस आल्सो नो कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द डे 2, ये हमारा दूसरा दिन था। अब थर्ड डे जो होगा दैट विल बी आवर फाइनल डे। उसमें हम लोग सर्कल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट सब बाकी रहते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। दैट मींस हमारा अगला क्लास थ्योरी ऑफ द सर्कल को कंप्लीट करेगा, फिर हम क्वेश्चंस राउंड में जाएंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट कोनिक सेक्शंस दैट आर पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हम इसी ऑर्डर में आगे बढ़ने वाले हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सो नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास ऑफ थ्योरी, उसके बाद वाली क्लास क्वेश्चंस क्लास ऑफ सर्कल, उसके बाद फिर हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में जाएंगे। टिल दैट टाइम तुमको डेली बेसिस पे ये जो भी मैं करवा रहा हूं कोनिक सेक्शन स्पेसिफिकली इसकी रिवीजन करते रहो अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक काफी बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वेटेज कम है
बट क्वेश्चंस और थ्योरी जो है वो ज्यादा है। तो वैसा नहीं करना है, आराम से सीखो, समझो, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है अनलेस और अनटिल तुमको ऐसा लगने लगे कि तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर चीजें समझ में आ रही है और टाइम भी अभी 4 महीने बाकी है, तो व्हाई यू आर वरिंग अबाउट द कंसेप्ट की यार छोड़ देते हैं, सिलेक्टेड कर लेते हैं, ये करने की अभी जरूरत नहीं। ये उन बच्चों के लिए होता है जिनके पास टाइम कम होता है। जैसे प्लस 2 वाले बच्चे पास होते हैं, बोर्ड देते हैं, एकदम से फ्रेश होते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो उनके लिए ये जरूरत है कि वो थोड़ा सिलेक्टेड चैप्टर्स की तरफ फोकस करें। लेकिन जो रेगुलर तुम लोग बच्चे हो उनके लिए ये चीज नहीं है। तो ट्राई टू रिवाइज एवरी टाइम, एवरी डे। फॉर्मूला का कॉपी तुमने अलग बनाया है तो उसकी रिवीजन डेली बेसिस पे होनी चाहिए, देन ओनली योर मैथमेटिक्स विल गेट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कल मिलते हैं, नेक्स्ट और आखिरी क्लास होगी सर्कल्स के थ्योरी की। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।